नमस्कार साथियों, मैं रजनी तिवारी आप सबके सामने आज फिर से प्रस्तुत हूँ और आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती जी के विषय में। आज हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रायः लोग धर्मवीर भारती जी को केवल उनकी एक रचना अंधा युग से जानते हैं या जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि धर्मवीर भारती जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं या कहें लेखक हैं, रचनाकार हैं, जिन्होंने हिंदी की प्रत्येक विधा में अपनी सशक्त लेखनी चलाई है। तो आज हम उनके पूरे व्यक्तित्व कृतित्व को इस वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक वीडियो में उन्हें पिरो पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं का डिस्कशन यहाँ पे किया जा सके, ताकि आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, प्रवक्ता की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, उसमें धर्मवीर भारती से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएँ। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाभान्वित कीजिए। बात करते हैं हम सबसे पहले धर्मवीर भारती जी के नाम की। तो धर्मवीर भारती जी का मूल नाम था धर्मवीर वर्मा। समग्र अध्ययन में हम सबसे पहले धर्मवीर भारती जी की कुछ विधाओं के बारे में बात करेंगे। आज गद्य में पद्य में दोनों में सिद्धहस्त थे ये। हिंदी साहित्यकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का नाम अग्रणी है। साहित्य की अनेक विधाओं में भारती जी को अद्वितीय सफलता मिली है। साहित्य की प्रत्येक विधा, चाहे कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, पत्रकार के रूप में, आलोचक के रूप में, भारती जी हमेशा अपने पाठकों के ऊपर प्रशंसनीय रहे और छाए रहे। यहाँ पर आपको एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ कि जो धर्मवीर भारती जी थे, ये व्यंग में भी सिद्धहस्त थे। डॉक्टर भारती जी उन प्रसिद्ध व्यंगकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी ही मौत पर जैसे व्यंग लिखकर अपनी जिंदगी की खुली किताब सबके सम्मुख खोलकर रख दी। वास्तव में यह सबके बस की बात नहीं है। आइए बात करते हैं इनकी जन्म की। इनका जन्म इलाहाबाद यानी आज के दौर पर जो प्रयागराज है, वहाँ पर 25 दिसंबर 1926 को हुआ था, अतरसुईया नामक एक जगह में। इलाहाबाद से इन्हें विशेष लगाव आजीवन रहा। ये सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। राष्ट्रीयता की प्रखर भावना के कारण भारती जी ने स्कूल के समय से हाई स्कूल जब उन्होंने पास किया था तो अपना नाम भारतीय लगाने लगे, और यही कारण था कि अब धर्मवीर भारती वर्मा की जगह भारतीय बन गए। और बीए तक आते आते उन्होंने अपने इस उपनाम को ही खास कर दिया और उनका मूल नाम लुप्त हो गया। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये भारतीय से यह हटकर भारती हो गया और इनका नाम हो गया धर्मवीर भारती। डॉक्टरेट प्राप्त करने के बाद भारती जी विश्वविद्यालय में एक पद के, इनको प्राध्यापक के पद पे इनकी नियुक्ति हुई। भारती जी मार्क्सवाद के काफ़ी समर्थक थे, क्योंकि इन्होंने इसका गहरा अध्ययन भी किया था। ये केवल कोरी कल्पना नहीं करते थे मार्क्सवाद की, बल्कि गहन अध्ययन से उसे ज़मीन पर उतारने की पूरी कोशिश भी करते थे। भारतीय दर्शन, वेदांत, इन सब से जुड़े हुए जो भी रचनाएं ये थी इनके पास उपलब्ध, इन्होंने उन सबको बहुत गहन रूप से पढ़ा था। इन्हीं दिनों में उन्होंने गुनाहों का देवता लिखा था, यानी गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की पहली रचना थी। और पहली रचना होने के साथ साथ ही वह इतनी प्रसिद्ध हो गई, खासतौर पर युवा वर्ग ने उसे सबसे ज़्यादा पढ़ा, और आज के दौर में भी युवा वर्ग उसे पढ़ता है। और जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो वो रचना हमें नई लगती है, अपनापन उसमें लगता है। जब हम उसको युवा अवस्था में पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ अलग भाव आते हैं। वयस्क हो जाने के बाद जब मैच्योरिटी आ जाती है तब पढ़ते हैं तो कुछ अलग भाव हमें उसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरी रचना जो की थी उसका नाम था प्रगतिवाद, एक समीक्षा। और इसके बाद तीसरी रचना आई थी इनकी सूरज का 7वां घोड़ा। बात करें अगर इनकी एकांकी की, तो इन्होंने 2 एकांकियाँ लिखी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी नदी प्यासी थी, और बहुत सुंदर एकांकी है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया भी है, आप देख सकते हैं। चाँद और टूटे हुए लोग, ठेले पर हिमालय, इनका एक निबंध संग्रह है। और सिद्ध साहित्य के ऊपर इन्होंने डॉक्टरेट शोध ग्रंथ जो इनका था वह सिद्ध साहित्य के ऊपर लिखा गया था।
इस प्रकार धर्मवीर भारती जी का जो पूरा समग्र अगर हम इनका व्यक्तित्व और कृतित्व देखें तो वो बड़ा विशाल है। आइए इस पर और चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की प्रकाशित कृतियों के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कहानी संग्रहों के विषय में। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं, जिसमें अंतिम जो है सांस की कलम से, इसमें इनके समग्र कहानियों का संकलन किया गया है। कविताओं में ठंडा लोहा, धर्मयुग, अंधायुग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, अद्यतन, मेरी वाणी, गैरिक वसना, ये इनके कविता संग्रह हैं। उपन्यासों की हम बात करें तो इन्होंने केवल 3 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें 2 इनके अपने स्वयं के लिखे गए हैं, तीसरे इन्होंने सहयोग में लिखे हैं। पहला इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता। निश्चित रूप से हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं वे इसे पढ़े होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा उपन्यास है गुनाहों का देवता। सूरज का 7वां घोड़ा, यह इनका दूसरा उपन्यास है। इसकी खासियत यह है कि यह एक जो लीक थी हिंदी साहित्य में उपन्यासों को लिखने की, उस लीक से बिल्कुल अलग चलकर लिखा गया है। तीसरा है इनका उपन्यास 11 सपनों का देश। ये अलग अलग खंडों में है। इसका पहला और आखिरी खंड ही केवल भारती जी के द्वारा लिखा गया है। आलोचना की अगर हम बात करें, प्रगतिवाद एक समीक्षा, धर्मवीर भारती जी का एक आलोचना ग्रंथ है। इसके अलावा मानव मूल्य और साहित्य, एकांकी, प्रसिद्ध एकांकी इन्होंने लिखी है, नदी प्यासी थी, शोध प्रबंध कार्य इन्होंने किया था सिद्ध साहित्य पे। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। उपन्यास साहित्य की अब हम बात करते हैं और अब हम इनके प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता के विषय में जानेंगे। ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास को हम इनकी पहली रचना तो मानते ही हैं। साथ ही साथ इस उपन्यास की लोकप्रियता इस बात से लगाई जा सकती है कि अब तक इसे 47 से ज़्यादा, इसके जो संस्करण हैं वो 47 से ज़्यादा आ चुके हैं और आज भी यह उपन्यास लोकप्रियता के अपनी शिखर पर है। यह एक दुखांत प्रेम कथा है जिसमें अशरीरी और शरीरी प्रेम का द्वंद्व चित्रित किया गया है। आदर्श की पुनर्स्थापना करने के प्रयास में सभी पात्र बिखर गए हैं। गुनाहों का देवता के अधिकांश चरित्र प्रणय के 2 रूपों के बीच उलझे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वह चंदर व सुधा हो या गेसु हो या पम्मी या डिक्रूज। इन सभी में एक द्वंद्व चलता रहता है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक पाठकों को दिखाई देता है। सुधा चंद्र से अलग होकर कैलाश के साथ वैवाहिक जीवन निभा नहीं पाती। आत्मा और शरीर के द्वंद्व ने उसे तोड़ा है। कैलाश को उसने देह समर्पण तो कर दिया, यानी चंद्र से प्रेम करने के बावजूद भी चंद्र के जोर देने पर वह उससे शादी तो कर लेती है कैलाश, लेकिन मन से उसे अपना नहीं पाती है और इसी घुटन के चलते चलते उसका परिणाम दुखांत होता है, यानी एक ट्रेजेडी बन जाता है। परंतु वह उसे कभी संतुष्ट भी नहीं कर पाई क्योंकि उसमें सुधा का मन नहीं था। दूसरी ओर वह चंद्र को भुला नहीं पाई है। असल में चंद्र की विचित्र निर्ममता ने उसे तोड़ा है। कहीं ना कहीं चंद्र जो होता है उसके मन में ऐसे भाव होते हैं कि वह उस घर में एक मतलब सहयोगी के रूप में आया है, जिसने मदद ली है, उस फैमिली में वह आया है, तो वो कैसे उस घर की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, और उसकी यही भूल खुलकर बात नहीं कर पाना इस उपन्यास की त्रासदी बनी। चंद्र जो लगातार एक आदर्श को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी आदर्श की कल्पनाओं में वासना की गर्त में जाकर एक दिन खो जाता है। चंद्र ने ही खुद की भी और सुधा की भी जिंदगी को तबाह कर दिया। अंत में शारीरिक एवं मानसिक बीमारी में सुधा गर्भवती होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्र बिन्नी को अपना लेता है, उसकी मांग में सुधा की अस्थियों की राख भर देता है। इस प्रकार ये उपन्यास यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन बात करें अगर उपन्यास की कथन शैली की, तो कथन शैली अत्यंत रोचक है। रमणीयता व प्रवाहपूर्णता, भाषा में एक चित्रात्मकता है। पूरा उपन्यास शुरुआत करने पर अंत तक हमें जोड़े रखता है। संवाद बड़े ही सरस हैं
और भावा अभिव्यंजना में समर्थ हैं, यानी भावों को व्यक्त करने में जो संवाद हैं वो बहुत ही ज़्यादा पक्के हैं। बात करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल सार में बताया है क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है एक वीडियो में कि हम इन्हें काफ़ी लंबा लंबा खींचे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप तक इसके माध्यम से पहुंचा दी गई हैं। दूसरा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास था सूरज का सातवां घोड़ा। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 में हुआ था। यह अपने समय का अद्वितीय उपन्यास रहा है। कथानक मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कभी मुझे मौका मिला तो इस उपन्यास का पूरा सार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी क्योंकि वाकई में दिलचस्प है, कुछ अलग है, नयापन है इसमें कथानक है जो एक मणिक मुल्ला नाम के व्यापारी का है, बनिए का है। उसकी 7 दोपहरों में वो जो कथा कहते हैं, मतलब गर्मियों के दिन होते हैं और जो मणिक मुल्ला होते हैं वो अपनी दुकान में बैठकर उन्हीं के कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग आ जाते हैं, उन लोगों को वो कहानी कहते हैं। उन्हीं कहानियों को जोड़ जोड़कर एक कथानक बनता है जो इस उपन्यास का आधार है। 7 दोपहरों तक चलने वाला यह क्रम बहुत कुछ धार्मिक पाठ चक्रों के समान है। मणिक मुल्ला प्रतिदिन लोगों को कहानी सुनाता है और निष्कर्ष रूप में प्रसाद बांटता है। मणिक मुल्ला के कथानक में 7 दिन की संख्या रखने के कारण शायद उपन्यास का नामकरण सूरज का सातवां घोड़ा किया गया है। ये 7 अलग अलग कहानियां न होकर 7 कहानियों की एक कहानी है, अर्थात एक उपन्यास है। कहानी का प्रमुख पात्र मणिक मुल्ला है। वो कहता है, ये कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता दिखाई देती है। यानी आज के समाज को दर्शाती हुई ये कहानियां हैं, पर इनमें कोई न कोई ऐसी चीज है जो हमेशा अंधकार चीरकर आगे बढ़ने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा देती है। अपनी अनोखी शैली, अप्रतिम शिल्प कौशल, यथार्थपूर्ण अभिव्यक्ति, विलक्षण संकेत पूर्णता, यथार्थ के धरातल पर चरित्रों की सृष्टि और इन सब के बीच यथार्थपूर्ण जीवन दृष्टि आदि वैशिष्ट्यों के कारण 70 वर्षों से अधिक समय बाद भी इस उपन्यास की ताजगी बिल्कुल बिल्कुल बरकरार है। अब हम बात करते हैं इनके तीसरे उपन्यास के विषय में। इनके तीसरे उपन्यास का नाम है 11 सपनों का देश। 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह सहयोगी उपन्यास है। इसका पहला व अंतिम अध्याय ही केवल धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। शेष उदय शंकर भट्ट, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी उपन्यास साहित्य में इस तरह का कोई उपन्यास वाकई में एक अभिनव प्रयोग है, अर्थात इस तरह का उपन्यास इससे पहले किसी ने नहीं लिखा था, जिसे यानी एक उपन्यास को लिखने में इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर हम देखें साहित्य की दृष्टि से, सृजन की दृष्टि से देखें तो यह उपन्यास इतना दमदार नहीं बन पाया जितना कि उनके पिछले 2 उपन्यास थे। ठीक, उपन्यास के लगभग सभी पक्षों में यौन अतृप्ति मुख्यतः दिखाई गई है, जिसमें पात्रों का मानसिक असंतुलन दिखाई पड़ता है। उपन्यास का केंद्र पहले रोहित रहता है, फिर धीरे धीरे मीनल इसकी केंद्र बिंदु हो जाती है। एक खास बात अगर हम ध्यान दें तो इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव ये अपने आप में ही खास तौर से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने अचेतन मन इसके विषय में ज़्यादा बात की है, तो इसीलिए इस उपन्यास में भी वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों के विषय में। धर्मवीर भारती जी का जो कहानी संग्रह है वह है बंद गली का आखिरी मकान, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी संग्रह के अंतर्गत 4 कहानियाँ हैं, जिनमें पहली कहानी है गुल की बन्नो, जो NTA नेट के पाठ्यक्रम में भी है, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरी है सावित्री नंबर 2। तीसरी इनकी कहानी है यह मेरे लिए नहीं। चौथी है बंद गली का आखिरी मकान, जो कि कहानी संग्रह का नाम भी है। पहली कहानी यानी गुल की बन्नो, इसको मैं बहुत छोटे में आपको बताती हूँ।
यह एक परित्यक्ता स्त्री की कहानी है, यानी गुलकी जो है वो एक पति के द्वारा त्याग दी गई स्त्री होती है, जिसके एक कुबड़ भी होता है। अपने पति से सताई हुई यह स्त्री समाज एवं मोहल्ले के लोगों से छली गई है। सभी उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, कोई उस पर रहम नहीं दिखाता, दया नहीं दिखाता, उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, बल्कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। धर्मवीर भारती जी ने जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, इनके जो पात्र हैं, अपने आसपास के परिवेश से चुने हैं। धर्मवीर भारती जी बचपन में जब छोटे थे, स्वयं इनके घर में एक ऐसी बुआ थी जो परित्यक्ता थी, और उसके साथ परिवार में जो बुरा व्यवहार होता था, कहीं ना कहीं उसको देखकर धर्मवीर जी को दया आती थी, वो उसकी हेल्प करते थे। तो कहीं ना कहीं गुलकी बन्नों में गुलकी को उसके समकक्ष रखते हुए कवि ने उसकी दुर्दशा को दिखाया है, लेखक ने। फिर भी ऐसी स्थिति के बाद भी गुलकी पति के साथ रहना चाहती है। भारतीय परंपरा का बीज उसमें कूट कूट कर भरा है कि विवाह के बाद जिस घर में डोली से जाती है, वहीं से स्त्री की अर्थी उठती है। गुलकी जीवन की अभिशप्तता को ढोने के लिए पति के साथ विदा हो जाती है। इस तरह गुलकी बन्नी जो है एक बड़ी मार्मिक कहानी है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत छोटी सी है, और पढ़ने के बाद आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। दूसरी हमारी कहानी है सावित्री नंबर 2। यह एक बीमार स्त्री के अभिशप्त जीवन की करुण कहानी है। इसमें सहानुभूति तथा संवेदना को नए स्तर पर उभारा गया है। सावित्री एक शिक्षिका होती है और जो लंबी बीमारी से ग्रस्त है, यानी उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण लंबे समय से वह बिस्तर पर है। अपनी लंबी बीमारी के कारण वह मानसिक रूप से असंतुलित हो गई है, कुंठित, असंतुलित और असामान्य हो जाती है। वह सोचती है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, बल्कि उस पर दया कर रहा है। वह उसकी बीमारी से उबता चुका है और मौत की राह देख रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी कही जा सकती है। इसमें एक लंबे समय से बीमार व्यक्ति का जो मानसिक स्तर हो जाता है, उसकी सोच हो जाती है, उसके विषय में धर्मवीर भारती जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, और पूरी कहानी जीवंत घटना जैसी हमें पढ़ने पर मालूम होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी कहानी, यह मेरे लिए नहीं। यह एक दीनू नाम के निम्न मध्यम वर्गीय नायक की कहानी है। इसमें उसकी भयावह गरीबी, उसकी शिक्षा के लिए चल रही कमर तोड़ मेहनत, माँ की मकान की मरम्मत के लिए चल रही जी तोड़ कोशिश, और अंत में माँ का मकान बेचने का फैसला। इन सब में दीनू कहीं ना कहीं टूट रहा होता है। उस बेचारगी, उसकी जो परेशानी, जो निम्न मध्यम वर्ग प्रतिदिन झेल रहा होता है हमारे समाज में, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, उसके विषय में यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से पाठकों को जगाने का काम किया है, दिखाने का काम किया है कि समाज में एक वर्ग ऐसा भी होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को, माली हालत को सुधारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह गरीबी में जन्म लेकर गरीबी में ही मर जाता है। हमारी चौथी और इस संग्रह की आखिरी कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ था। यह भारती जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इसकी कथानक को हम समझते हैं। कहानी में मुंशी जी और बिरजा के संबंधों की चर्चा की गई है। बिरजा एक परित्यक्ता है, पर अकेले जीवन यापन कर रहे मुंशी जी को बंद गली में आखिरी आश्रय देती है, और इन अवैध संबंधों के फलस्वरूप इन्हें अपने तथा पराये लोगों का विरोध भी सहना पड़ता है। इस प्रकार कहानी का जो कथानक है वो थोड़ा सा लीक से, परंपरागत चलती हुई लीक से हटकर है, जिसमें दो बेसहारा लोग जब एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं तो समाज के द्वारा किस तरह उन्हें परेशान किया जाता है या उनके संबंधों के विषय में आक्षेप लगाए जाते हैं, उसके विषय में यह कहानी हमें जागरूक करने का काम करती है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम धर्मवीर भारती जी के जो काव्य संग्रह हैं उनके विषय में बात करेंगे, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में हम उन्हें नहीं समा सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत उनके संपादन कार्य और बाकी कुछ चीज़ों के बारे में आपको और बता देते हैं। धर्मवीर भारती जी जो थे वो बड़ी यायावरी प्रवृत्ति के थे, और इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था जिसका नाम था धर्मयुग, और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य के एक नए प्रतिमान को स्थापित किया। बहुत सारे पुरस्कार और सम्मानों से भी इन्हें
नवाजा गया था, जैसे कि उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा भारत भारती, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, तमाम तरह के जो सम्मान और पुरस्कार थे समय समय पे भारती जी को मिलते रहे। तो अब हम इनके काव्य खंड यानी इनकी काव्यगत रचनाओं के विषय में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, और प्लीज़ आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।